हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए हर एक विषय का एक एक प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है। तो जिस किसी ने भी वो प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज आप लोगों के लिए हम ईवीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो क्या है, देखिए कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंधित आपका प्रश्न है। यह प्रैक्टिस सेट आपका जितने भी ईवीएस में जो टॉपिक्स हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। जिस तरह के भी क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल सकते हैं, जिनकी पूरी संभावना है, वो क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर लाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही कौन सा क्रम है। तो ऑप्शन ए है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। ऑप्शन बी है आपका अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। ऑप्शन सी है आपका उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। और ऑप्शन डी है आपका कि उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो सबसे पहले तो उत्पादक आते हैं, जिनमें जो कि सूर्य से ऊर्जा को लेते हैं। उत्पादक में आपके पेड़ पौधे और हरी वनस्पतियां जितनी भी हैं वो सभी आती हैं। ठीक है, और ये ऊर्जा किससे लेते हैं? सूर्य से लेते हैं। और उत्पादक से जो है वो आपके उपभोक्ता लेते हैं। उपभोक्ता आपके 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक। उत्पादक से प्राथमिक लेते हैं, फिर प्राथमिक से द्वितीयक, फिर द्वितीयक से तृतीयक, फिर उसके बाद आपके आते हैं अपघटक। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है वह 10% के क्रम में होता है। ठीक है, और एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है, साथ ही साथ 10% के क्रम में होता है। मतलब जो सूर्य से जो पेड़ ऊर्जा लेते हैं वह होती है 10%। ठीक है, और जो उनके पास ऊर्जा होती है, जो उपभोक्ताओं के पास ऊर्जा पहुंचती है, वह भी कितनी पहुंचती है? 10%। ठीक है, ऐसे ही अगले क्रम में 10% ऊर्जा चलती है। ठीक है, तो इसे ही 10% का नियम कहा गया, जिसे दिया था आपके लिंडमान ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो पौधों में हरा रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए है आपका कैरोटीनाइड, ऑप्शन बी है लाइकोपीन, ऑप्शन सी है एंथोसाइनिन, ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों का जो रंग हरा होता है वह किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। साथ ही आपको बता दूं कि क्लोरोफिल में जो है आपके कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और साथ ही साथ आपका मैग्नीशियम, ये आपको ध्यान रखना है, ये सभी तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नदियों में प्रदूषण से संबंधित है, ऑप्शन बी है घटना भूगर्भ जल स्तर से संबंधित है, या ऑप्शन सी है विलुप्ति के करीब जो जीव पहुंच चुके हैं उनसे संबंधित है, या ऑप्शन डी है आपका वायु प्रदूषण से संबंधित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो रेड डाटा बुक है, जिसको आप आईयूसीएन के द्वारा जारी किया जाता है, आईयूसीएन के द्वारा, आईयूसीएन की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, आईयूसीएन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। आईयूसीएन की स्थापना आपकी 5 अक्टूबर 1948 यानी 1948 को हुई थी। साथ ही इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? ग्लैंड में। ये आपको ध्यान रखना है, ग्लैंड जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, आईयूसीएन के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। ठीक है, जो कि क्या है? विलुप्ति के करीब पहुंचे, यानी कि जो संकटापन्न जो जीव हैं उनसे संबंधित होती है ये। ठीक है, और इसी के द्वारा पिंक डाटा बुक भी और ग्रीन डाटा बुक भी जारी की जाती है। पिंक में आपके आक्रामक संकटापन्न जीव होते हैं, जबकि ग्रीन में आपके सामान्य जीवों को रखा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 16 सितंबर, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है आपका 22 मई, ऑप्शन डी है आपका 3 मार्च। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस है वह मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, और 2021 में जो फोकस कंट्री थी इसकी, वो थी आपकी पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान इसकी फोकस कंट्री थी, और इसकी जो थीम थी वो आपको ध्यान रखनी है कि पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। 2021 की जो थीम है वह है पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है। और साथ ही और जो ऑप्शन है उनकी बात कर लें तो 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस। 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस होता है। ठीक है, और 3 मार्च को आपका वन्य जीव संरक्षण दिवस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन ए है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी है आपका ओजोन परत संरक्षण, ऑप्शन सी है सतत विकास, ऑप्शन डी है आपका ग्रीन हाउस। तो आप सभी लोग जानते हैं क्योटो जो शहर है वह कहाँ का है, जापान का। ठीक है, और जापान में आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जापान के क्योटो में, कब, 1997 में। ठीक है, और इसमें जो बताया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती के लिए यह हुआ था और ग्रीन हाउस प्रभाव से ये संबंधित है। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन ये आपका है UNFCCC। ठीक है, ये आपकी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ओजोन परत संरक्षण से आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और साथ साथ आपको BNS सम्मेलन भी ध्यान रखना है ओजोन परत संरक्षण से। और सतत विकास पर जो बल है यह है आपका रियो सम्मेलन जो हुआ था, Rio 20 जिसे कहते हैं। ठीक है, Rio 20 में सतत विकास पर बल दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय महिला, यानी कि वर्तमान में कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ये पूछा गया है। कि ऑप्शन ए है आपका गिरिजा व्यास, ऑप्शन बी है मालिनी भट्टाचार्य, ऑप्शन सी है आपका रेखा शर्मा, ऑप्शन डी है आपकी यास्मीन अबरार। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वह हैं रेखा शर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है सिसिली में, ऑप्शन बी है हवाई में, ऑप्शन सी है एंडीज में, और ऑप्शन डी है रॉकीज में। तो कोटोपैक्सी आपका एंडीज पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है वह कौन सा है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी है आपका क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल, और ऑप्शन डी है आपका आयन मंडल। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, और समताप मंडल जिसमें आपकी ओजोन परत होती है वह है आपका समताप मंडल। ठीक है, और इसी में आपके वायुयान भी उड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य मंडल में सबसे कम तापमान अगर होता है तो मध्य मंडल में, आयन मंडल में आवेश प्रवाह करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो विंसन मासिफ किस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। तो आप लोगों को बता दें कि जो आपका सिलेबस है उसमें आपके सिलेबस में दिया गया है कि महाद्वीप और महासागर, ठीक है, इनसे संबंधित सिलेबस में टॉपिक दिया गया है। तो विंसन मासिफ जो है ये किस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका, और ऑप्शन डी है आपका यूरोप। तो विंसन मासिफ जो है वो आपका अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर है। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च शिखर की बात की जाए तो वह है आपका क्या है, कोस्की यूस्को। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, कोस्की यूस्को जो है, कोस्की यूस्को, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका का जो है, उत्तरी अमेरिका का आपको ध्यान रखना है, माउंट मैकिनले जो है वो किसका है, उत्तरी अमेरिका का है माउंट मैकिनले। ठीक है, और यूरोप का है माउंट एल्ब्रुस, ये आपको ध्यान रखना है, माउंट एल्ब्रुस आपका यूरोप का है। एशिया का आप सभी लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट, और अफ्रीका का है किलिमंजारो, और दक्षिण अमेरिका जो आपका बसता है उसका है माउंट एकांगुआ। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सातों महाद्वीपों के जो सर्वोच्च शिखर हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रायमोमा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी है कर्नाटक, और ऑप्शन डी है हमारा सिक्किम। तो आप लोग जानते हैं कि रायमोमा राष्ट्रीय उद्यान जिसे 2021 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, ठीक है, और ये आपका असम में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस संविधान संशोधन द्वारा वन और वन्य जीव को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन ए है 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 97वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 42वां, और ऑप्शन डी है आपका 74वां संविधान संशोधन। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वन और वन्य जीव को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें शामिल किया गया था। ठीक है, जो 73वां संविधान संशोधन है यह आपका ग्रामीणीय जो स्थानीय स्वशासन है उससे संबंधित है, यानी जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था उससे संबंधित है। पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। 97वां संसद जो है वो है आपका संशोधन सहकारी समिति से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, सहकारी समिति से। और 74वां आपका शहरी स्वशासन जो है, शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिका से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है।
ऑप्शन ए है सार्वजनिक काल, ऑप्शन बी है विशेषाधिकार काल, ऑप्शन सी है शून्यकाल या ऑप्शन डी है प्रश्नकाल। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो लोकसभा है उसकी कार्यवाही का जो प्रथम घंटा है उसे हम प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है आपका 3rd में, ऑप्शन सी है 9th में और ऑप्शन डी है आपका 4th में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 में रखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है यूएसएसआर। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो आपके यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के द्वारा लिए गए थे। ठीक है। मूल अधिकार आपके यूएसए यूनाइटेड किंगडम से आपके जो आपका संसद है वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो सदस्य हैं स्थायी वो हैं आपके 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है ये भी आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी है एम्स्टर्डम, ऑप्शन डी है आपका जेनेवा। तो इसका मुख्यालय है आपका ऑप्शन नंबर सी एम्स्टर्डम में स्थित है इसका मुख्यालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी भारत निर्वाचन आयोग या ऑप्शन डी है लोकसभा सचिवालय। तो इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है तो आप सभी लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आप लोग ये जान लें कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अगर चुनाव से संबंधित कोई भी अधिसूचना जारी करनी है, कोई भी सूचना जारी करनी है, चाहे वह लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, ठीक है, तो हमेशा हमेशा भारत निर्वाचन आयोग ही वह अधिसूचना जारी करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। तो ऑप्शन ए है 1927, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1986 और ऑप्शन डी है आपका 1980। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1972 में आपका पारित किया गया था। ठीक है। और 1927 में आपका जो वन अधिनियम है, सिर्फ वन अधिनियम आपको ध्यान रखना है। अगर वन अधिनियम पूछा जाए तो वो आपका है 1927 और अगर वन संरक्षण अधिनियम पूछा जाए तो वो आपका 1980 है। ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम है ये आपका। ठीक है। और 1986 आपका क्या है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है यानी कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। और 1972 आपका वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी एटीपी, डीएनए और आरएनए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत पारिस्थितिक तंत्र में वह होता है सूर्य। ठीक है। जिसके द्वारा सबसे पहले उत्पादक को ऊर्जा मिलती है, उसके बाद उपभोक्ता को, फिर उसके बाद अपघटक को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में किसका संबंध है। ऑप्शन ए गौरा देवी, ऑप्शन बी है वंदना शिवा, ऑप्शन सी है आपके पांडुरंग हेगड़े और ऑप्शन डी है मेधा पाटेकर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में बांध बनाने के ऊपर हुआ था, जिससे संबंध जो है वो है आपका मेघा पाटेकर का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। साथ ही साथ इसमें एक नाम और आपको ध्यान रखना है बाबा आमटे का। ठीक है। बाबा आमटे भी आपके किससे संबंधित है नर्मदा बचाओ से। पांडुरंग हेगड़े आपके अपिको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। अपिको आंदोलन जिसे दक्षिण भारत का चिपको भी कहा जाता है। चिपको आंदोलन से आपके चंडी प्रसाद और सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। साथ ही साथ गौरा देवी भी आपके चिपको आंदोलन से हैं और जो वंदना शिवा हैं आपकी ये हैं नौ धान्य आंदोलन। ठीक है। नौ धान्य आंदोलन जो कि आपका कहाँ हुआ था दिल्ली में हुआ था। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी है भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी है भू रासायनिक चक्र या ऑप्शन डी है भूगर्भीय। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो तत्वों का चक्रण होता है उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन सा है। ऑप्शन ए है स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी है पैरामीशियम और ऑप्शन डी है आपका हाइड्रा। तो जो पैरामीशियम है वो आपका क्या है एक कोशिकीय जीव है।
साथ ही साथ इसका एक और एग्जाम्पल है अमीबा भी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्लेग, प्लेग जो है बीमारी वो किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए है विषाणु जनित बीमारी है, ऑप्शन बी है कवक जनित बीमारी है, ऑप्शन सी है खनिज के द्वारा होती है, या ऑप्शन डी जीवाणु के द्वारा। तो प्लेग जो है वो जीवाणु जनित बीमारी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीटी कपास क्या है? तो बीटी कपास एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, या एक औषधीय पौधा है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो बीटी कपास है वह एक ट्रांसजेनिक पौधा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम को पकाने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बाइड, और ऑप्शन डी है कैल्शियम क्लोराइड। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड का जो प्रयोग है फलों को पकाने में, साथ साथ आम को पकाने में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए मिनी माता, ऑप्शन बी इटाई इटाई, ऑप्शन सी है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। इटाई इटाई जो है वो आपका कैडमियम की अधिकता के कारण, और मिनी माता जो है पारा की अधिकता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? ये आपको ध्यान रखना है, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए यह एक स्वच्छ ईंधन है, ऑप्शन बी यह उच्च ऊष्मीय मान का है, इसका ऊष्मीय मान उच्च है, या ऑप्शन बी है ऑप्शन नंबर सी है आपका यह नीले ज्वाला से जलता है, ऑप्शन नंबर डी है यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो एलपीजी जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, यह कथन इसका गलत है। यह ब्यूटेन और प्रोपेन को उत्सर्जित करता है, साथ ही यह नीले ज्वाला के साथ जलता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि उर्वरक उत्पादन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गुलाबी क्रांति, ऑप्शन बी भूरी क्रांति, ऑप्शन सी है पीली क्रांति, और ऑप्शन डी है आपकी लाल क्रांति। तो उर्वरक उत्पादन का संबंध है भूरी क्रांति से, ठीक है। गुलाबी क्रांति का संबंध है आपका झींगा उत्पादन से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, झींगा उत्पादन से है। और पीली क्रांति आपकी किससे है? तिलहन से है, ठीक है, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति। और लाल क्रांति आपकी टमाटर और मांस से है, ठीक है। और इसी तरह आपकी नीली क्रांति मछली से है, गोल क्रांति आलू से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें लानोस कहाँ कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है आपका अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है वेनेजुएला, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो वेनेजुएला है वहाँ घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। अर्जेंटीना में आपके लिए पंपास होते हैं, ठीक है, पंपास होते हैं अर्जेंटीना में। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी कहा जाता है इन्हें, प्रेयरी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, डाउन्स के नाम से इन्हें ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है। हंगरी में इन्हें पुस्ताज कहते हैं, यूरोप में स्टेपी कहते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में आपका वेल्स के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि WWF से क्या आशय है, यानी जो WWF है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन बी वर्ल्ड वॉर फंड, ऑप्शन नंबर सी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और ऑप्शन नंबर डी है वर्ल्ड वॉच फंड। तो जो WWF है उसका फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। तो एक और आपके लिए है कि जो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है वो है आपकी UNFCCC, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखेंगे, यू फॉर होता है यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, यूनाइटेड नेशन, एफ फॉर फ्रेमवर्क, ठीक है। तो UNF से हो गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। सी फॉर होता है कन 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 सॉरी सी फॉर होता है आपका कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन कन्वेंशन, और अगले सी से होता है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी कि यूनाइटेड नेशन फॉर कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। UNFCC इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है वॉन, जर्मनी में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। और इसके द्वारा जो बैठक की जाती है उसे कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो हाल ही में जो हुआ है कॉप, उसका नाम है COP26, ठीक है, COP26, जिसका आयोजन नवंबर 2021 में किया गया है। कहाँ पर? ग्लासगो है एक शहर, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है, ग्लासगो में इसका किया गया है आयोजन COP26 का, ठीक है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है।
और इसका कार्य आप सभी को अभी ऊपर बताया गया था कि जलवायु परिवर्तन, इससे इसका संबंध होता है। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।